हेलो डियर स्टूडेंट, मैं दिनेश शर्मा आपके लिए कक्षा 10 की एक नई क्लास लेके आया हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में आपने त्रिकोणमिति के संबंध में कुछ जानकारी ली थी और उनके अनुप्रयोग के विषय में भी बताया था, यानी ऊंचाई दूरी के विषय में भी एक दो वीडियो बने थे। ठीक है, अब उसी के आगे का चैप्टर आज ले रहे हैं। तो अगर किसी को कोई सवाल में दिक्कत आ रही है या नहीं आ रहा है तो कमेंट में दे दीजिए, मैं उसका अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। यानी कम से कम 2-4 सवाल हो जाएंगे तो फिर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। काफ़ी बच्चे परेशान भी हैं कि सर मेरे सवाल नहीं आ रहे हैं, कैसे हल हो। तो मैं देख रहा हूँ सबके के सवाल आ रहे हैं, तो मैं देख रहा हूँ कि 2-4-5 सवाल हो जाएंगे तो मैं उनका अलग से एक वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तब तक आप अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग। आज आपको बताते हैं वृत्त। वृत्त होता क्या है? सर्किल जिसे कहते हैं। तो वृत्त किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस बात पे आते हैं, उसके बाद इनके अलग अलग प्रकारों के विषय में जाते हैं, क्या क्या स्थितियां हैं। आपकी क्लास में बहुत थोड़ा सा वृत्त के विषय में बताया गया है और उन्हीं के विषय में आज आपको अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहली चीज तो वृत्त होता क्या है, इस बात को हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो वृत्त क्या है? वृत्त बिंदुओं का एक पथ है। क्या है वृत्त? वृत्त क्या होता है? बिंदु, परिभाषा ध्यान से समझना पहले। वृत्त क्या है? बिंदुओं का एक पथ होता है जिसके एक निश्चित बिंदु से, उन बिंदुओं की दूरी सदैव समान रहती हो। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक, तो क्या बताओगे परिभाषा इसकी? तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है। समझिए जाओ, ये क्या है? हमारे बिंदु है, ये बिंदुओं का क्या है? एक पथ है। ये देखो बहुत सारे बिंदु हमने ले लिए, तो ये बिंदुओं का एक पथ है। तो वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसके एक निश्चित बिंदु माने वृत्त का केंद्र हो जाता है। निश्चित बिंदु माने वृत्त का केंद्र हो जाता है। निश्चित बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी सदैव कैसी रहती है? समान रहती है। यानी ये दूरियां सदैव कैसी हो? समान हो। इसी आकृति को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ ले कि वृत्त की परिभाषा बताओ, तो आप क्या बताओगे? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिनके एक निश्चित बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी सदैव समान हो, उसी को क्या कहते हैं? हम वृत्त। और जो दूरी समान होती है उसको क्या कहते हैं? हम त्रिज्या कहते हैं। तो भी सारी चीजें बता रहे हैं, पहले वृत्त की परिभाषा हम लोग जान लेते हैं। तो क्लियर हो गई वृत्त की परिभाषा। तो वृत्त क्या होता है? वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुपथ होता है जिनके एक निश्चित बिंदु से उन बिंदुओं की बीच की दूरियां सदैव समान रहती हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। ठीक, वृत्त आप जान गए क्या होता है। अब जैसे ये हमारा एक वृत्त बन गया, ये वृत्त का क्या हो गया? केंद्र हो गया। ये केंद्र हो गया। अब इस दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? अभी हमने बताया ये वृत्त का केंद्र है। ये वृत्त की बाहर स्थित बिंदु है जहां से इसकी दूरी कैसी होती है? बराबर होती है। चाहे यहां से मिला लो, चाहे यहां से मिला लो, चाहे यहां से मिला लो, ये सारी दूरियां आपकी कैसी रहेंगी? अगर हम ओ लिख लेते हैं, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो आपकी सारी दूरियां बराबर होंगी। यानी आपका ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी, ये सारी दूरियां आपकी कैसी होंगी? समान दूरियां होंगी। इसी को वृत्त कहते हैं। तो वृत्त क्या है? वृत्त इन बिंदुओं का बिंदुपथ है जिसके एक निश्चित बिंदु से इन बिंदुओं की दूरी सदैव समान रहती है। इसे हम वृत्त कहते हैं। और दूसरी बात, इसको वृत्त का क्या कहते हैं? हम केंद्र कहते हैं। क्या कहेंगे? केंद्र। और ये क्या होती है हमारी? इसको कहते हैं हम परिधि। क्या कहते हैं? परिधि। सारी बातें अच्छे से समझ लेना, ये आपने पिछली कक्षाओं में सारी सीखी होंगी, फिर भी आप एक बार और देख लेते हैं। ये होती है परिधि, ये होता है वृत्त का
केंद्र, ये आपका केंद्र हो गया। अब इस दूरी को हम क्या कहते हैं? इस दूरी को हम कहते हैं केंद्र से परिधि के बीच की जो दूरी होती है, यानी केंद्र से परिधि की दूरी को हम कहते हैं त्रिज्या। इनको अच्छे से समझना, बहुत काम आना है आपके। ये क्या होती है? त्रिज्या। और क्या होता है? ये हमारी क्या है? परिधि। और ये क्या है? हमारी परिधि। परिधि से परिधि की बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के जाए, एक अगला वृत्त बना लेते हैं। ये वृत्त का केंद्र, यहां से यहां तक की दूरी, ये परिधि है ना, परिधि से परिधि की दूरी जो कहां से होके जा रही है? केंद्र से होके जा रही है। इसको क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? हम व्यास कहते हैं। इसको हम व्यास कहते हैं, केंद्र। अब एक चीज और देखो, ये क्या है? हमारी त्रिज्या है। ये क्या है? हमारी त्रिज्या है। हुई ना दो त्रिज्या, एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, और ये पूरी क्या हो गई? हमारी व्यास हो गई। तो अगर हम देखें तो यहां दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास का निर्माण कर रही है ना। व्यास कैसे बनना है? दो त्रिज्याओं को लेकर के हमने एक व्यास बना डाला, तो ये क्या हो गया? हमारा व्यास। यानी व्यास बराबर कितना हुआ? एक सूत्र भी बन गया, 2 गुणित त्रिज्या। यानी कितनी त्रिज्या मिलाए हमने? दो त्रिज्याओं को हमने मिला दिया, तो हमको क्या मिल गया? इस वृत्त का व्यास मिल गया। तो व्यास जान गए, त्रिज्या जान गए। एक चीज और जानते हैं हम, ये वृत्त की क्या होती है? ये तो हमारा केंद्र हो गया। अब ये परिधि से परिधि के बीच की दूरी तो है, लेकिन ये कहां से? केंद्र से होकर के नहीं जा रही है। यानी परिधि से परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के ना जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा। क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। बात समझे? तो जीवा क्या होती है? परिधि से परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के ना जाए, उसको हम क्या कहते हैं? जीवा। और परिधि से परिधि के बीच की दूरी जो केंद्र से होकर के जाए, उसे हम क्या कहते हैं? व्यास। और व्यास क्या होता है? दो त्रिज्याओं से मिलके बना होता है। तो व्यास सदैव त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये बात समझे? इसको क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं। ये क्या होता है? केंद्र होता है। इतनी बात आप समझ गए, वृत्त की परिभाषा आप जान गए। ठीक है, आगे जानते और क्या क्या चीजें होती हैं। जैसे अभी हमने पिछले बातें क्या देखी, तो अभी हमने पिछली बातें जो देखी वो हमने देखी कि वृत्त की परिभाषा क्या होती है, उसकी जीवा क्या होती है, उसकी त्रिज्या किसे कहते हैं, उससे व्यास क्या होता है, उसकी परिधि क्या होती है, उसका केंद्र क्या होता है। ये तो बातें हमने जान ली। आगे अब जानते हैं कि इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, जो वृत्त के कुछ पास होती हैं या काट के जाती हैं या छू के निकल जाती हैं, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारी ये रेखा है, एक वृत्त है, उसके पास से एक रेखा गुजर के निकल जाए, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। उसे क्या कहते हैं हम? अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक, अब क्या होता है आगे देखते हैं हम। ये तो हो गई हमारी अप्रतिच्छेदी रेखा, यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त के बाहर से निकल जाए, ना तो उसको छू के जाए ना तो उसको काट के जाए, तो ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी रेखा। ऐसा पूछा जाता है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक ऐसी रेखा जो वृत्त के पास से होकर के गुजर जाती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? तो उस रेखा को हम कहते हैं अप्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को काट के जाती हो, और जो वृत्त को काटेगी तो कितने बिंदुओं पर काटेगी? 2 बिंदुओं पर काटेगी। जैसे एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया। अगर कोई रेखा वृत्त को 2 बिंदुओं पर काटती है, रेखा है तो स्वाभाविक ही अगर काटेगी तो वो कितने बिंदुओं पर काटेगी? 2 बिंदुओं पर काटेगी। अगर आपसे कोई ऐसा कि कह दे कि एक रेखा वृत्त को काट रही है, तो अपने दिमाग में बात बैठा लेना कि वो रेखा वृत्त को कितनी जगह काटेगी? सिर्फ 2 जगह काटेगी। और ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? ऐसी रेखा को हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं हम? छेदक रेखा।
यानी एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटे, उस रेखा को हम क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहते हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये, अगर कोई रेखा वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर काटे, या इसको कहते हैं हम काटे, और चाहे हम कहते हैं वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करे। हम एक बिंदु पर काटते नहीं है कभी, हम एक बिंदु पर सदैव स्पर्श किया जा सकता है। काटे का मतलब उसके दो बिंदु हो जाएंगे। इस बिंदु को हम क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। जहां पे काटे उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और इस रेखा को जो कहते हैं, मान लीजिए हमारी ये पी क्यू रेखा थी, तो ये पी क्यू रेखा क्या होगी? हमारी स्पर्श रेखा होगी। यानी ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। इन रेखाएं जब वृत्त के पास से होकर जाती हैं तो तीन तरह से निकल के जाएंगी। कैसे? एक तो वृत्त को छुएगी ही नहीं, बाहर से निकल जाएगी। ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे? अप्रतिच्छेदी रेखा। और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काट के जाए, ऐसी रेखा को हम छेदक रेखा कहते हैं। और एक ऐसी रेखा जो वृत्त को सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करे, ऐसी रेखा को हम क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए, कौन कौन सी रेखा कौन कौन सी होती है, कौन सी हमारी स्पर्श रेखा, कौन सी हमारी छेदक रेखा। अब इन पर एक प्रमेय है तुम्हारी, वो प्रमेय मैं बता रहा हूं, उसके बाद इसके सवाल बता। तो प्रतिबंध आप जान गए। अब आगे हम आज आपको सिखाते हैं प्रमेय, जो आपके लिए एक नई चीज होगी। आपने कक्षा 9 में पढ़ी होंगी प्रमेय, कक्षा 10 में भी आपकी कुछ प्रमेय हैं, तो ज्यादा प्रमेय तो है नहीं आपके यहाँ, थोड़ी सी हैं, तो इनको अच्छे से समझ लेना। वृत्त में सिर्फ आपकी 2 प्रमेय मिलेंगी, उसके बाद त्रिभुज में आपकी 5-6 प्रमेय हैं, तो इनको अच्छे से सीखना है। एक प्रमेय जरूर इसमें पूछी जाएगी, और बहुत आसान प्रमेय है, बहुत आसानी से सीख लोगे। आपको रटने की कोई जरूरत नहीं, बस आप उसको समझ के आप लगा सकते हो। ठीक है। तो जैसे इस चैप्टर में आपकी एक प्रमेय है, वो क्या है कि वृत्त के किसी एक बिंदु पर, यानी आपको क्या दिया, आप आराम से सवाल को पढ़ना, सब कुछ इसी में दे दिया है, आप वैसे ही करते जाइए, आपका प्रमेय देखो कैसे प्रूव्ड होता है। तो क्या कह रहा है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी एक स्पर्श रेखा खींची गई है। स्पर्श बिंदु है, अभी हमने बताया स्पर्श बिंदु क्या होता है, से जाने वाली त्रिज्या, यानी स्पर्श बिंदु से त्रिज्या जाएगी, वो क्या होगी? स्पर्श त्रिज्या पर लंब होती है। यानी स्पर्श रेखा जो होगी, स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाएगी, वो उस पर क्या होगी? लंब होगी। अभी आप समझ नहीं पाए होगे, और चित्र से समझाते हैं आपको कैसे। इसने क्या कहा? वृत्त है, तो सबसे पहला काम एक करते हैं हम, एक वृत्त बनाते हैं। आराम से समझना, जब तक आप चित्र नहीं बना पाओगे तब तक आप प्रमेय को नहीं अच्छे से हल कर पाओगे। तो एक वृत्त बना लेते हैं। इसने कहा वृत्त के किसी बिंदु पर, तो कोई भी एक बिंदु ले लिया, बिंदु पर स्पर्श रेखा, यानी किसी एक बिंदु पर वृत्त की क्या खींची गई? एक स्पर्श रेखा खींची गई है। तो ये वृत्त की हमने एक बिंदु पर क्या खींच लिया? एक स्पर्श रेखा खींच लिया। यानी इस बिंदु पर ये वृत्त की क्या हो गई? हमारी एक स्पर्श रेखा हो गई, ये भी। ठीक बात होगी। स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु हमारा कौन सा हुआ? ये वाला बिंदु हमारा कैसा है? स्पर्श बिंदु हो गया। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है? जो केंद्र से परिधि की दूरी को ही हम त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्त है, तो ये आपका वृत्त का क्या रहा होगा? यहाँ केंद्र रहा होगा। अगर हम इसको इससे क्या कर लें? मिला लें, तो इसने कहा क्या है? त्रिज्या पर लंब होती, यानी ये स्पर्श रेखा इस त्रिज्या पर क्या है? लंब है। इसका नाम क्या रख देते हैं? ओ। इसका नाम क्या रख देते हैं? पी। अब तुमको लंब नहीं लग रहा होगा, मान लो लंब है यार, है ना? ठीक, जैसा करा वैसे हमने बना लिया। देखो इसने यही कहा ना, फिर से एक बार देखते हैं। तेरा वृत्त के किसी बिंदु पर, तो वृत्त हो गया कि एक बिंदु पर स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा हो गई। स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या, जाने वाली ये त्रिज्या हो गई, पर लंब होती है। यानी ये रेखा
इस रेखा पर लंब है। बात क्लियर? अब हम इसी को प्रमेय है, अब इसको हम हल कैसे करेंगे? तो प्रमेय में आपके यहाँ 3 चरण आएंगे, 4 चरण बनाते हैं। कैसे? पहले तो आपको ज्ञात क्या है वो लिखना है, फिर सिद्ध क्या है वो करना है, फिर करना क्या है हमको, रचना अगर अलग से करनी है तो रचना कर लेते हैं, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। उसके बाद चौथा चरण इसका आता है उपपत्ति, यानी आपको इसको कितने चरणों में ले जाना है, 4 चरणों या 3 चरणों में करना है। तो सबसे पहले तो हम इसमें देखते हैं कि हमें ज्ञात क्या है। ध्यान से समझना, ऐसी सारी प्रमेय को आपको करना है। तो सबसे पहला काम हमारा ज्ञात है। तो इसमें क्या ज्ञात है? एक वृत्त, एक ओ केंद्र का वृत्त, एक ओ केंद्र का वृत्त की एक स्पर्श रेखा की एक स्पर्श रेखा AB वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। ये तो बात हमको ज्ञात थी, यही इसने लिखा भी था, वही हमें यहाँ लिख दिया। तो ये चीज हमको क्या थी? ज्ञात थी। अब हमको सिद्ध क्या करना है? हमको सिद्ध करना है, ये बात आप लिख लीजिए कि हमें सिद्ध क्या करना है। तो जो सिद्ध करना है उसको लिख लीजिए। तो हमें सिद्ध करना था कि जो OP रेखा है वो AB रेखा पर लंब है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है? OP लंब है किस पर? AB पर। ये बात हमको सिद्ध करना था। या रचना करनी है, अगर जरूरत समझो तो रचना करते, नहीं जरूरत होगी तो रचना नहीं करेंगे। तो यहाँ रचना की हमें जरूरत है, तो इसलिए हम सदैव इसलिए हम इसकी रचना कर लेंगे। तो रचना में क्या करते हैं? रचना में करते क्या है? एक हम AB रेखा पर बिंदु ले लिया Q, AB रेखा पर एक बिंदु Q ले लिया और OQ को मिलाया, जो दिए गए वृत्त को S बिंदु पर प्रतिच्छेद करता था। बात को ठीक से समझना, याद हो जाएगा, नहीं तो रटना पड़ेगा फिर। ठीक, तो रचना में हमने क्या किया? AB रेखा पर, जैसा करना वैसा लिख देना, AB रेखा पर एक बिंदु Q लिया, ठीक, AB रेखा पर एक बिंदु लिया, OQ को मिलाया, OQ को मिलाया, जो दिए गए वृत्त को, जो दिए वृत्त को S बिंदु पर काटता है। ठीक, ये हो गया, ये तो आपकी रचना हो गई। अब हम क्या करते हैं? चौथे चरण में आते उपपत्ति पे। ये सबसे महत्वपूर्ण। तो आपके कितने प्रतिबंध हुए? 1 2 3, ये चौथा आया। यदि 4 चरणों में आपका सवाल जाएगा तब आपको यहाँ 4 नंबर मिलेंगे। कैसे? अब यहाँ पे उपपत्ति इसकी करना, कैसे सिद्ध करें हम कि OP रेखा AB पर लंब होती है। ठीक है, और इसको जांचते हैं। एक चीज हमको पता थी कि इस रेखा AB रेखा पर जो OP दूरी थी हमारी, कौन सी? OP दूरी, क्या OQ दूरी से छोटी थी या बड़ी थी? इस बात को पहले तो हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो OP रेखा है, OP रेखा है वो छोटी है किससे? OQ से। अब क्यों छोटी है इस बात को हम जानते हैं सबसे पहले। तो एक चीज हमको पता थी कि जो OP रेखा है वो बराबर है किसके? OS के। अब कदू का है, ये दोनों हमारे वृत्त की त्रिज्या है।
ये दोनों हमारी वृत्त की क्या है, त्रिज्या है। ठीक है, ये त्रिज्या है ना, तो ये दूरी और ये दूरी बराबर है, और देखो इतनी दूरी इसमें और बढ़ रही है ना, तो यहां पे लगाते हैं इसको, यहां समझते हैं। तो देखो एक चीज और, ओपी बराबर है ओएस के, तो अगर हम ओपी में ओएस और प्लस एस क्यू, ये कर लिया। ओपी ओएस के बराबर था, लेकिन अगर ओपी देखें तो ओएस प्लस ओ क्यू ओएस क्यू से क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है ना छोटा, क्योंकि ये दूरी सिर्फ इसके बराबर थी, इतनी दूरी हमने और इसमें जोड़ ली, तो ये कुल दूरी हो गई ना ओएस प्लस एस क्यू। अब चाहो तो इसको यहां पे ना लिखना, यहां से आप करना। ठीक है, तो इतनी बात हमारी समझे आप। अब यहां पे आप लिख सकते थे ओपी इज लेस ओएस प्लस एस क्यू, ओएस और प्लस एस क्यू को क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू लिख सकते हैं। तो ओपी छोटा है किससे, ओ क्यू से। ये दूरी यानी ओक्यू दूरी ओपी दूरी ओक्यू दूरी से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। सपोज करो एक दूरी आपने और ले ली, यहां पे हमने ले लिया टी ले लिया, इसकी जगह पे हमने और कोई बिंदु ले लिया, तो ओपी दूरी तब भी ओटी से क्या होगी, हमारी छोटी ही दूरी होगी। कोई भी दूरी आप ले लो, यहां पे एक मिला लो, तभी ये दूरी ओपी दूरी से क्या होगी, यानी जो हमारी ओपी दूरी होगी वो सबसे छोटी दूरी होती है। और कोई भी रेखा, याद रखना, कोई भी रेखा अगर वो किसी बिंदु से सबसे छोटी दूरी होती है तो वो सदैव उस पर क्या होगी, लंब होगी। सदैव वो उस पर क्या होगी, लंब होगी। जो सबसे छोटी दूरी होती है किसी बिंदु से, किसी रेखा की जो सबसे छोटी दूरी होती है, वही उस रेखा की लंब दूरी होती है। यानी ओपी दूरी ओ की दूरी से क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अतः आप यहां लिख दीजिए, अतः ओपी लंब है किस पर, ए बी पर। यही आपको सिद्ध करना था। अब इस बात को समझ लेना कि किसी बाह्य बिंदु से किसी रेखा की जो सबसे छोटी दूरी होती है, वही दूरी हमारी क्या होती है, लंब होती है। तो ओपी दूरी छोटी है किससे, ओ की दूरी से, अतः ओपी लंब होगी किस पर, ओ की दूरी पर। तो बात को समझ पाए। तो ये प्रमेय आप अच्छे से तैयार करिए। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो बार बार इसको देखिए, समझ में आपको आएगी। तो आसान थी। ठीक है, अच्छी तरह से प्रमेय समझ गए होंगे, तो इसको अच्छे से समझिए, लगाइए, ना आए तो फिर से देखिए। ठीक है, और इस वीडियो को दूसरे बच्चों तक भी शेयर करते रहें, जिससे वो भी इसका लाभ ले पाए। ठीक है, तो अगली प्रमेय जो आपकी है इसी वृत्त की, वो आपको अगले वीडियो में मिलती है, और उसके कुछ सवाल भी आपको हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।